हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे सर मैं आशुतोष कुमार प्रेजेंट कर रहा हूँ आप सभी के सामने सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस के वो प्रश्न जो कहीं न कहीं हमारी परीक्षाओं में लगातार पूछे जाते हैं। तो यूपी बोर्ड की परीक्षाएं घोषित हो चुकी हैं और बहुत ही जल्दी परीक्षाएं होने वाली हैं। तो 20 नंबर की इस बार जो 2023 की परीक्षा है, इसमें OMR सीट अलग से प्रश्न 20 नंबर के आएंगे। तो उन 20 प्रश्नों में प्लस जो आपका थ्योरिकल एक पेपर होगा अलग से 50 नंबर का, उसमें जो प्रश्न आपके आएंगे उन प्रश्नों को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो अभी तक जिस भाई बहन को नहीं पता है कि हमारे चैनल पर यूपी बोर्ड से संबंधित क्लासेस आ रही हैं, तो उस तक ये वीडियो जरूर शेयर कर देंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पहला पार्ट जो हमारा है यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद, अगर सबसे पहले समझें कि राष्ट्रवाद होता क्या है, राष्ट्रवाद का अर्थ क्या होता है, राष्ट्रवाद का आशय क्या होता है। अगर राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो जो देश कई सालों तक गुलाम रहते हैं और गुलामी के रूल्स उन्हें अच्छे नहीं लगते हैं, गुलामी के नियम अच्छे नहीं लगते हैं, तो उन नियमों को तोड़ने के लिए जो दिल में भक्ति जगती है, अपने देश को आजाद कराने के लिए और अपने देश को स्वतंत्र करने के लिए जो दिल में आग होती है, जो देश के लिए भक्ति होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, राष्ट्रवाद बोलते हैं। राष्ट्रवाद को हम समझ सकते हैं कि देश के लिए जो हमारे दिल के अंदर भावनाएं होती हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं। तो राष्ट्रवाद में सबसे पहले क्रांति हुई थी, राष्ट्रवाद मतलब देशभक्ति को लेकर के अपने देश को आजाद कराने के लिए, तो यूरोप में हुई थी। और यूरोप में कहां पर हुई थी, तो याद रखेंगे हमारा देश पड़ता है फ्रांस। तो फ्रांस से कई सारे क्वेश्चन हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो आइए उन प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न हमारा है कि फ्रांस गणतंत्र कब हुआ था। गणतंत्र का मतलब क्या होता है कि कब से उस देश में संविधान के अनुसार देश चलना शुरुआत हुआ, कब से वहां से नियमों की किताब के अनुसार, संविधान के अनुसार देश बनना या चलना शुरुआत हुआ, या कब से संविधान लागू हुआ। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं तो 1815, याद रखेंगे 1815 ईस्वी में जो था गणतंत्र हुआ था फ्रांस, याद रखेंगे 1815 में फ्रांस क्या हुआ था, गणतंत्र हुआ था, या फिर वहां पे संविधान लागू हुआ था। अगला प्रश्न आता है, तो यह 2022 की परीक्षा में पूछा गया लगातार कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। अगर फ्रांस की क्रांति की बात करते हैं 1789 1779 में हुई थी, और किसके समय में हुई थी, उस समय का वहां पे शासन किसका था, तो याद रखेंगे तो लुई 16वां, जो लुई 16वां था उस समय यहाँ का ये शासनकाल था। याद रखेंगे लुई 16वें के शासनकाल में फ्रांस की क्रांति हुई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि परीक्षा में पूछा जाता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि जो फ्रांस है किस प्रकार का राज्य है, जो फ्रांस राज्य था वो किस प्रकार का देश था, तो याद रखेंगे असीमित राजतंत्र। किस प्रकार का राज्य है, असीमित राजतंत्र है, याद रखेंगे। आगे प्रश्न की बात करें कि राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस क्रांति से हुआ। प्रश्न आता है कि राष्ट्रवाद की जो हमारा राष्ट्रवाद था, राष्ट्रवाद की अवधारणा, देश की भक्ति जो थी, किस क्रांति से स्टार्ट होती है, तो याद रखेंगे फ्रांस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति। अगला प्रश्न आता है फ्रांस में नेपोलियन संहिता कब लागू हुई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण है नेपोलियन संहिता, याद रखेंगे फ्रांस की नेपोलियन संहिता की अगर बात करते हैं, फ्रांस में नेपोलियन संहिता 1804 ईस्वी में लागू हुई थी। नेपोलियन संहिता को नागरिक संहिता भी बोलते हैं, याद रखिए नागरिक संहिता भी कहते हैं। पेपर में पूछ सकता है कि इसका पहले नाम क्या था,
नागरिक संहिता था। तो इनके सम्मान में, इनके रिस्पेक्ट में इसका नाम क्या किया गया? नेपोलियन संहिता किया गया। इसका मतलब क्या था कि जो जमींदारी है, कर वसूली है, अनेक प्रकार की जो प्रथाएं हैं, इनका अंत किसके माध्यम से किया गया? नेपोलियन संहिता या फिर नागरिक संहिता के माध्यम से किया गया। याद रखेंगे। अगला प्रश्न आता है कि नेपोलियन की पराजय कब हुई? नेपोलियन की पराजय कब हुई? याद रखेंगे 1815 में इनकी क्या हुई थी? पराजय हुई थी। प्रश्न अगला पेपर में पूछा जाता है कि नेपोलियन का संबंध किस देश से था? याद रखेंगे फ्रांस से संबंधित थे ये, याद रखेंगे। अगला लघुत्तरी का प्रश्न पूछा गया था 2022 में कि फ्रांस की क्रांति कब हुई? तो याद रखेंगे 1789 में हुई। किसके शासनकाल में हुई? तो लुई 16वें के शासनकाल में हुई। अगला प्रश्न इसमें था एक और कि फ्रांस की क्रांति के कारण क्या थे? फ्रांस की क्रांति के मुख्य दो कारण बताइए, जो कि जिसके कारण हमारी जो क्रांति हुई थी फ्रांस के अंदर। तो पहला यहाँ पे कारण था दोषयुक्त शासन व्यवस्था। पहला कारण क्या था? दोषयुक्त शासन व्यवस्था। और जो दूसरा कारण था क्या था? सामाजिक असमानता। अगर बात करते हैं दोषयुक्त शासन, तो याद रखेंगे फ्रांस की क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? दोषयुक्त शासन व्यवस्था। जो दोषयुक्त शासन व्यवस्था थी वो क्या थी? इसकी आप लिखेंगे इसको तो सबसे पहला की पॉइंट जो बनाएंगे, लिखने के लिए जो पॉइंट यूज करेंगे, सबसे पहली लाइन यूज करेंगे तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे फ्रांस की क्रांति में जो सबसे महत्वपूर्ण कारण था वो क्या था? यहाँ का दोषयुक्त शासन व्यवस्था। दोषयुक्त शासन व्यवस्था क्या थी? सबसे महत्वपूर्ण थी। उसके आगे बात करते हैं, यहां पर जो शासन था, यहां का जो शासक होता था राजा होता था। मतलब कि पूरे देश का एक राजा होता था। और वास्तु विनिमय मतलब कि टैक्स वसूली होती थी, कर वसूली होती थी। मतलब कि यहां पर एक क्या चलती थी? कर वसूली की प्रथा चलती थी। कर वसूली की प्रथा चलती थी राजस्व इकट्ठा करने के लिए, जिससे राजा लोग अपने मंत्रियों को तनख्वाह या फिर अपना साम्राज्य चला सके। तो कर वसूलते थे। और कर वसूलने के लिए क्या होता था? जो यहाँ पर कर के लिए क्या होता था? लोग अब अपने आप अगर कर वसूले या उनके मंत्रीगण का कर वसूले तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या लोग बोली लगाते थे और जिसकी बोली सर्वाधिक होती थी वही यहाँ पर कर वसूलता था। याद रखिए कहां पर? फ्रांस के अंदर। तो ये सबसे और समाज में असंतोष का कारण क्या बना आपका? ये कर वसूली प्रथा। तो याद रखेंगे इसके लिए बोली लगती थी और जो व्यक्ति बोली सबसे अधिक लगाता था वही क्या करता था? देश के अंदर कर वसूलता था। और इसी से क्या हुआ? आपका सामाजिक असंतोष उत्पन्न हुआ और फ्रांस की क्या हुई? क्रांति हुई। याद रखिएगा सामाजिक असंतोष उत्पन्न हुआ और उससे क्या हुई? फ्रांस की क्रांति। तो याद रखेंगे पहला कारण क्या था? दोषयुक्त शासन व्यवस्था। दोषयुक्त शासन व्यवस्था आप लाइन लिखेंगे सबसे पहले कि हेडिंग डालेंगे दोषयुक्त शासन व्यवस्था और उसमें पहले सबसे लिखेंगे कि फ्रांस की क्रांति का सबसे दोषयुक्त कारण वह यहाँ का था दोषयुक्त शासन व्यवस्था। और यहाँ का जो राजा होता था, पूरे देश में एक राजा होता था और राजा क्या करता था? अपना कार्यभार संभालने के लिए कर वसूली प्रथा चलती थी, कर वसूलता था। और कर वसूलने के लिए क्या बोली लगाई जाती थी और जिस व्यक्ति की बोली सबसे अधिक होती थी वही देश के अंदर कर वसूलता था। और इससे क्या हुआ? सामाजिक असंतोष उत्पन्न हो गया और फ्रांस की क्रांति हुई। दूसरा कारण क्या है? सामाजिक असमानता। क्या है? सामाजिक असमानता। तो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या था? सामाजिक असमानता। अब यहाँ का जो समाज था, यहाँ का जो समाज था दो वर्गों में विभाजित था। एक को हम लोग बोलते हैं कुलीन वर्ग और एक को हम लोग क्या कहते हैं? इसको पादरी वर्ग। पादरी वर्ग। जो कुलीन वर्ग था, कुलीन वर्ग ये क्या करता था? ये कर नहीं देता था, कर नहीं देता था। और पादरी वर्ग के अंदर कौन आते थे? किसान आते थे और श्रमिक आते थे। और इनसे क्या होता था? कर वसूलन होता था।
समाज में एक वो भाग था जिससे कर वसूला जाता था और एक वो भाग था जिससे कर नहीं वसूला जाता था। और यही सबसे महत्वपूर्ण कारण रहता है कि सामाजिक असमानता, किसी को बराबर ना तुलना करना, ऊंच नीच की भावना, मतलब कि एक से कर ले रहे हैं और एक से कर नहीं ले रहे हैं। तो यही सबसे बड़ा कारण रहा फ्रांस में सामाजिक असमानता का। तो याद रखेंगे आपकी फ्रांस की क्रांति। तो सबसे पहले याद रखेंगे फ्रांस गणतंत्र कब हुआ? 1815 ईस्वी में हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति कब हुई? 1779 में हुई या 1789? किसके शासनकाल में हुई? लुई 16वें के शासनकाल में हुई। किस प्रकार का राज्य है? असीमित राजतंत्र है। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस क्रांति से होता है? फ्रांस की क्रांति से होता है। फ्रांस में नेपोलियन संहिता कब लागू हुई? 1804 में हुई नागरिक संहिता। नेपोलियन की पराजय कब हुई? 1815 में हुई। याद रखेंगे। नेपोलियन का संबंध किस देश से है? फ्रांस से है। और फ्रांस की क्रांति का कारण क्या है? दो संयुक्त शासन व्यवस्था, और यहाँ का जो राजा होता था वो शासक होता था, कर वसूलता था, कर वसूलने के लिए बोली लगाई जाती थी और इससे सामाजिक असंतोष की भावना का जन्म हुआ। नेक्स्ट कारण जो था सामाजिक असमानता। यहाँ पे समाज दो वर्गों में विभाजित था, एक हमारा कुलीन वर्ग और एक पादरी वर्ग। कुलीन वर्ग जो था सबसे उच्च वर्ग था, ये टैक्स नहीं देता था, कर नहीं देता था। और जो पादरी वर्ग था इसमें किसान और श्रमिक आते थे और इनसे कर लिया जाता था। इससे भी असंतोष की भावना का जन्म होता है और क्या होता है? युद्ध का कारण बनता है। तो ये सभी को, जिससे हमारे कई सारे क्वेश्चंस पेपर में आएंगे और 110% आएंगे। तो आज की वीडियो में से कम 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे। तो बहुत कायदे से पढ़ेंगे हम लोग जर्मनी को, क्योंकि फ्रांस के बाद में जर्मनी और इटली का एकीकरण होता है और उससे भी कई सारे क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं। चैप्टर नंबर 1, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो वहां पे हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन आता है जर्मनी में कि वो वोक्सजिस्ट का आशय क्या है, मतलब कि वोक्सजिस्ट किसे कहते हैं या वोक्सजिस्ट का अर्थ क्या होता है, पेपर में हमसे पूछा जाता है। तो अगर वोक्सजिस्ट की बात करते हैं, इसका जो मतलब होता है राष्ट्र या फिर इसे हम लोग देश कहते हैं, राष्ट्र या देश। वोक्सजिस्ट जर्मनी की भाषा में वहां पे इसको बोला जाता है। पेपर में हमसे पूछा गया है 2022 के एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, ऑटो वॉन बिस्मार्क का संबंध किस देश से है? ऑटो वॉन बिस्मार्क का संबंध किस देश से है? तो याद रखेंगे इनका भी संबंध किससे है? जर्मनी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी है? जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी है? याद रखेंगे। तो याद रखेंगे मुख्य भूमिका किसकी है? ऑटो वॉन बिस्मार्क। ऑटो वॉन बिस्मार्क की क्या है? जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि प्रशा के राजा को कब जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया? फ्रांस के राजा को कब प्रथम जर्मनी का पहला सम्राट घोषित किया गया? याद रखेंगे 1871 में। और किसको? विलियम प्रथम को जर्मनी का क्या सम्राट घोषित किया जाता है, जो कि इससे पहले कहां के सम्राट हुआ करते थे? प्रशा के सम्राट हुआ करते थे और इनको इटली का सम्राट घोषित किया गया। पेपर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं दोनों, याद रखेंगे। अगला है मैटरनिक का कथन क्या है? मैटरनिक का कथन क्या है? तो याद रखेंगे मैटरनिक ने कहा था, क्या कहा था? जब फ्रांस छींकता है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप में सर्दी जुकाम हो जाता है, सर्दी जुकाम हो जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि यूरोप में फ्रांस क्या है? सबसे मुख्य केंद्र बिंदु है। जो भी घटना यूरोप में होती है वो अन्य देशों में भी होती है, क्योंकि यूरोप के पास में क्या है? इटली है। यूरोप के ही पास में तुम्हारा क्या है? आपका
यूरोप के पास में हमारा क्या पड़ता है, इटली पड़ता है। और यूरोप के पास में भी कई सारे अलग अलग जो देश हैं जो अलग अलग हमारे आ जाते हैं पेपर्स में। तो जो भी घटना यूरोप में होती है वो घटना कहाँ होती है, हमारी अन्य देशों में होती है। तो अगर यूरोप में राष्ट्रमत शुरू हुआ तो अन्य देशों में भी राष्ट्रमत शुरू हो गया और अन्य देशों ने भी अपने आजाद होने की लड़ाइयां शुरुआत कर दी। तो इसलिए मेटरनिक ने कहा था, क्या कहा था, जब फ्रांस छींकता है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप में सर्दी जुकाम हो जाता है, याद रखेंगे। गैरीबाल्डी का संबंध किससे है, याद रखेंगे। गैरीबाल्डी एक ये व्यक्ति थे और इनका संबंध किससे है, इटली से है, याद रखेंगे। और गैरीबाल्डी ने किस देश की एकता के लिए संघर्ष किया, तो याद रखेंगे इटली की संघर्ष के लिए इन्होंने बहुत सारे संघर्ष किए गैरीबाल्डी ने, याद रखेंगे। तो ये जो सारे क्वेश्चन है 2021, 20, 22 की परीक्षाओं में पूछे गए हैं जो कि महत्वपूर्ण है जर्मनी से संबंधित, और आपसे बहुविकल्पी में प्रश्न इस प्रकार के पूछे जा सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर बताएं, क्योंकि आपके माँ बाप का सपना है और आपको अच्छे अंक हासिल करने हैं। तो याद रखेंगे कि अभी नहीं पढ़ाई की तो फिर कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा, और जिसको भी ना पता हो कि सामाजिक विज्ञान के वीडियो आ रहे हैं उस तक जरूर शेयर कर दें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।